नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान के पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था टॉपिक हमारा जो पूर्व में चल रहा है आरक्षण की राजनीति। हमने आरक्षण की राजनीति के बारे में टॉपिक की चर्चा की। हमने यह बात निश्चित की कि भारतीय समाज व्यवस्था में दुर्बल वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियां, धार्मिक दृष्टि से दुर्बल तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए जिन व्यक्तियों का प्रशासन के हर क्षेत्र में भागीदारी नहीं थी, उस भागीदारी को निश्चित करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, संवैधानिक प्रावधान किए गए। अब दुर्बल वर्गों के जो संवैधानिक प्रावधान किए गए, ये भारतीय संविधान के अध्याय 16 के 13 अनुच्छेद, अध्याय 16 के 13 अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 तक व्यवस्था की। अनुच्छेद 330 से 342 तक जो व्यवस्था की गई, उसको दो भागों में व्यवस्था की गई। एक तो आंग्ल भारतीय समुदाय संबंधित व्यवस्था, जो अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333 में व्यवस्था की गई। दूसरी थी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यवस्था। तो जो आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था थी, उसके लिए दो प्रावधान किए गए। एक तो केंद्रीय तथा राज्य विधानसभाओं में संरक्षण, दूसरा सरकारी सेवाओं में विशेष सुविधाएं। सरकारी सेवाओं में जो विशेष सुविधा की बात थी, वो अब संविधान के अनुच्छेद 331 में की गई। और आंग्ल भारतीय केंद्र तथा राज्य में जो संरक्षण की व्यवस्था थी, अनुच्छेद 333 में की गई। जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए सरकारी सेवाओं में विशेष प्रावधान था, वो वर्तमान में हटा दिया गया। दूसरा हमारा जो टॉपिक था अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यवस्थाएं। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों से संबंधित सरकार ने क्या व्यवस्था की संविधान में, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बिंदु था। इसमें क्या था, दो प्रकार की जातियों को शामिल किया गया था। एक तो अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति वो जाति थी जिसको सामाजिक रूप से भारतीय समाज व्यवस्था द्वारा वर्षों से अछूत समझा जाता था। उसे ऐसे कामों में लगाया जाता था जिसमें मेला ढूंढना, झाड़ू देना, मर्द पशु उठाना, चमड़ा उतारना, चमड़ा सोना, इस प्रकार के जो हीन कार्य थे, जो अच्छे कार्य नहीं थे, उन कार्यों से संबंधित लगाया जाता था। अनुसूचित जनजातियां वे जातियां हैं जो ऐसे क्षेत्रों में रहती हैं जिसमें भौतिक विकास नहीं हुआ है, जहां सभ्यता तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसी जो जातियां थी अनुसूचित जनजातियां, उनका कार्य था राहगीरों को लूटना, चोरी करना। अब ये दोनों जातियां हैं, इन दोनों जातियों को सामाजिक व्यवस्था में राष्ट्रीय धारा में लाने के लिए जो सरकार ने, जो संविधान निर्माताओं ने विशेष प्रावधान किए, उन प्रावधानों की बात करते हैं। ऐसे प्रावधान कौन कौन से किए, देखिए हमारा टॉपिक है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान द्वारा ऐसी जातियों के लिए कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान किए, कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान किए जिससे इन जातियों का उत्थान हो सके। नंबर 1 था प्रतिनिधित्व के संबंध में विशेष प्रावधान। नंबर 1 है प्रतिनिधित्व से संबंधित विशेष प्रावधान। प्रतिनिधित्व मतलब
केंद्र तथा राज्य विधानमंडलों तथा स्थानीय संस्थाओं में प्रतिनिधित्व। संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को जनसंख्या के आधार पर स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था की। इन जातियों के व्यक्ति सुरक्षित स्थानों के अतिरिक्त अन्य निर्वाचन क्षेत्रों से भी चुनाव लड़ सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा के कुल निर्वाचित स्थान 543 है। 543 में से अनुसूचित जातियों की संख्या 84 है तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं। जो देश आजादी के समय 489 स्थान थे, 70 अनुसूचित जातियों के लिए थे और 27 अनुसूचित जनजातियों के लिए थे। विधानमंडलों में भी ये तो था केंद्रीय संसद, विधानमंडलों में भी इन जातियों के लिए राज्य मंत्रिमंडल में सदैव प्रतिनिधित्व रहा है। ये जो व्यवस्था थी शुरू में 10 वर्ष तक के लिए थी, फिर 10-10 वर्ष बढ़ाते हुए वर्तमान में 2030 तक है। नंबर 2, सेवाओं तथा शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष संरक्षण। सेवाओं तथा शिक्षण संस्थाओं, सेवाओं तथा शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष संरक्षण। सेवाओं तथा शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष संरक्षण। अनुच्छेद 335 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों की प्रशासनिक सेवाओं में प्रशासनिक कुशलता के अनुकूल स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था की गई है। संविधान आरक्षित स्थानों के प्रतिशत तथा समय सीमा निर्धारित नहीं करता। इन्हें प्रशासन द्वारा नियमों के अंतर्गत निर्धारित करने की व्यवस्था की गई है। इन जातियों को शासकीय सेवाओं में प्रतिनिधित्व देने के जो रियायतें प्रदान की गई हैं, उनमें मुख्य जो रियायतें हैं, आयु सीमाओं में छूट, योग्यता स्तर में छूट, कार्यकुशलता का निमंत्रण सत्र पूरा करने पर चयन, नीचे की श्रेणियों में उनकी नियुक्ति और पदोन्नति का विशेष प्रावधान। 1950 में गृह मंत्रालय द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए 12 अनुसूचित जनजातियों के लिए 12.5% तथा अनुसूचित जातियों के लिए 16.2% स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था की गई। बाद में यह व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए ये स्थान जो है अनुसूचित जातियों के लिए 15% तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% स्थान आरक्षित किए जाएंगे। नंबर 3, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। इन जातियों के हितों की रक्षा हेतु उससे संबंधित विषयों की जांच करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 338 में एक विशेष पदाधिकारी की व्यवस्था की गई। इस अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। इस पदाधिकारी के अंतर्गत कुछ क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति की व्यवस्था है। इस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। अतः 66वें संविधान संशोधन 1999 द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करके उसे संवैधानिक
दर्जा प्रदान किया गया। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों की रक्षा तथा उन पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए इस आयोग को सभी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार होगा। आशा की जाती है कि इस प्रकार के आयोग के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों की रक्षा अधिक अच्छे से की जा सकेगी। नंबर 4, जांच आयोग की नियुक्ति। जांच आयोग की नियुक्ति। जांच आयोग की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति 2 आयोगों की नियुक्ति करेगा। प्रथम कार्य अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा अनुसूचित जातियों के कल्याण संबंधी कार्यों की जांच करना। दूसरा, पिछड़ी जातियों का शैक्षणिक तथा सामाजिक स्थिति की जांच करना। इसके अतिरिक्त आयोग उनकी उन्नति के उपायों और संघ तथा राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित करने तथा उनके लिए आवश्यक अनुदान देने की सिफारिश करेगा। संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार का यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह प्रथम आयोग की सिफारिश पर अमल करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दे। दूसरे आयोग की सिफारिशों को अपनाने के लिए केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को सलाह तो दे सकती है, परंतु निर्देश नहीं दे सकती। उनका पालन करना राज्यों की इच्छा तथा साधनों पर निर्भर करता है। आयोग द्वारा तैयार किए गए प्रतिवेदन संसद के दोनों सदनों के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार ने इन जातियों की उन्नति के लिए क्या क्या कदम उठाए। नंबर 5, विशेष प्रबंध। विशेष प्रबंध अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उपयुक्त विशेष प्रबंध संविधान के भाग 16 में किए गए। इसके अतिरिक्त इसी उद्देश्य में कुछ प्रावधान संविधान के विभिन्न भागों में देखे जा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 275 के अनुसार अनुसूचित जातियों के विकास के उद्देश्य से बनाई गई योजना के लिए राज्य सरकारों को विशेष अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जातियां तथा जनजातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिए जाने, निःशुल्क शिक्षा देने तथा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों में सुरक्षित रखने के प्रावधान किए गए हैं। नंबर 5 है विशेष उपबंध। विशेष उपबंध अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की व्यवस्था के लिए की स्थिति में सुधार करने के लिए विशेष उपबंध की प्रावधान किया गया है। अलग अलग राज्यों में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में जनजातियों के कल्याण के लिए एक अलग से मंत्री होगा, जिसे अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के कल्याण के लिए उत्तरदायी बनाया जाएगा। इस समय अनेक राज्यों में इस प्रकार के मंत्रालयों की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। किसी भी प्रकार की छुआछूत का व्यवहार करना एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 15 में समानता के अधिकार की व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार राज्य में किसी व्यक्ति के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा उनमें किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसमें से किसी भी आधार पर कोई नागरिक दुकानों, सार्वजनिक स्थानों, भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन स्थानों के प्रवेश से नहीं रोका जा सकेगा। पूर्ण तथा आंशिक रूप से राज्य निधि द्वारा पोषित तथा साधारण जनता के लिए बनाए गए कुओं, घाटों, स्नान घाटों, सड़कों, सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकेगा। अनुच्छेद 19(5) के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए
स्वतंत्रता के अधिकार को परिसीमित किया जा सकता है। अनुसूचित जनजातियां एक पृथक समुदाय है जिसकी अपनी सांस्कृतिक एवं संपत्ति संबंधी परंपराएं हैं। ये सीधे साधे लोग काफी पिछड़े हुए हैं। इनकी संस्कृति तथा पिछड़ेपन का कारण उन्हें पृथक रखना चाहे युक्तिसंगत नहीं है, तथापि इनके हितों की सुरक्षा के लिए जो व्यवस्था की गई है वह न्यायोचित सी जान पड़ती है। इन सुरक्षाओं के अभाव में समाज में अधिक चतुर लोग इन जनजातियों के व्यक्तियों में स्वभाव सरल होते हैं, मूर्ख बनाकर उनका शोषण करते हैं। इसलिए ऐसे अनेक उपबंधों का प्रावधान किया गया है जिससे इन व्यक्तियों को केवल विशेष परिस्थितियों में ही अपनी संपत्ति हस्तांतरण करने का अधिकार हुआ। इन लोगों की सुरक्षा एवं लाभ के लिए साधारण नागरिकों द्वारा इनको क्षेत्रों में बसने तथा संपत्ति खरीदने पर प्रतिबंध बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा जो मुख्य बिंदु है, ये जो प्रावधान किए गए, इनके प्रावधान में क्या समस्याएं आई उसका देखते हैं। आरक्षण नीति की राजनीति। आरक्षण नीति की राजनीति। आरक्षण नीति की राजनीति। सामाजिक न्याय भारतीय संविधान का लक्ष्य एवं आदर्श है और इसको नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। संविधान में दुर्बल वर्गों SC/ST के लिए विशेष प्रावधान सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए अपनाए गए। अतः होना तो यह चाहिए था कि आरक्षण नीति राजनीति से मुक्त, लेकिन राजनीतिक यथार्थ सदैव ही राजनीतिक आदर्शों से मेल नहीं खाता। तथ्य यह है आरक्षण नीति की अपनी एक राजनीति है जिसका अध्ययन हम दो रूपों में कर सकते हैं। प्रथम ये अध्ययन रहेगा अनुसूचित जनजातियों और जनजातियों के आरक्षण के प्रसंग में। दूसरा हमारा अध्ययन ये रहेगा पिछड़ी हुई जातियों के आरक्षण के प्रसंग में। हमारा दो अध्ययन रहेगा, एक रहेगा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के प्रसंग के लिए आरक्षण के प्रसंग। दूसरा हमारा अध्ययन ये रहेगा अन्य पिछड़ा वर्ग पिछड़ी हुई जातियों के आरक्षण के संबंध में। पिछड़ी हुई जातियों के आरक्षण के संबंध में। आरक्षण की राजनीति की बात करते हैं तो आरक्षण की राजनीति की बात को हम दो सूत्रों में अध्ययन करेंगे। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के संबंध में और पिछड़ी जातियों के आरक्षण के संबंध में। हम प्रथम बिंदु पर आते हैं। भारत की संविधान सभा द्वारा अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के आरक्षण की व्यवस्था के प्रसंग में सामान्यतः कोई विवाद नहीं था। संविधान द्वारा इन जातियों के लिए 10 वर्ष तक प्रतिनिधित्व सभाओं में आरक्षण की व्यवस्था को सर्वसम्मति से अपनाया गया है। इस प्रकार इन जातियों को सेवाओं में विशेष लाभों की व्यवस्था को सर्वसम्मति से अपनाया गया था। इसके लिए कोई समय सेवा से निर्धारित नहीं की। यानी दो बातें थी कि स्थानों में आरक्षण से संबंधित तो 10 वर्ष था और सेवाओं में आरक्षण से संबंधित कोई सीमा निर्धारित नहीं थी। 8वें संविधान संशोधन द्वारा प्रतिनिधि सीमाओं में जो संशोधन था 1970 तक तथा 23वें संविधान संशोधन 1969 द्वारा 1980 तक पर भारतीय संसद में सर्वसम्मति थी। लेकिन 8वें दशक के अंतिम वर्षों में इस प्रकार भारतीय समाज में मतभेद आने लगे। यद्यपि राजनीतिक दलों की घोषित नीति यही रही कि इन जातियों के लिए आरक्षण की अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन जनता के एक वर्ग का विचार था कि 30 वर्ष की अवधि पर्याप्त है। इन जातियों को अधिक लंबे समय तक आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा जाना चाहिए। 45वें संविधान संशोधन द्वारा
जो प्रतिनिधित्व आरक्षण था 1990 तक बढ़ा दिया। तब संवैधानिक संशोधन के विरोध आंदोलन की स्थिति खड़ी हुई, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल आरक्षण के विरोध में नेतृत्व करने को तैयार नहीं था। राजनीतिक दलों द्वारा इस प्रकार की स्थिति को अपनाए जाने का एक बड़ा कारण वोट बैंक था। अनुसूचित जातियां और जनजातियां लंबे समय एक दल विशेष का वोट बैंक रही है। अन्य राजनीतिक दल भी उस दल विशेष को अपने वोटों में दरार डालने के लिए, एक वर्ग का समर्थन पाने के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। ये सभी राजनीतिक दल ऐसा सोचते हैं कि अगर आरक्षण की व्यवस्था का विरोध किया गया तो ये जातियां उन्मुख हो जाएगी। 1980 के बाद आरक्षण विरोधी आंदोलन की जो स्थिति खड़ी हुई वो शीघ्र ही समाप्त हो गई। अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का विरोध 1990 में तब हुआ जब इसकी समय सीमा 2000 तक बढ़ाई गई, लेकिन राजनीति का विजन सामाजिक जीवन के विभिन्न वर्गों द्वारा इस विचार को स्वीकार किया गया, क्योंकि बहुत सारे विभाग, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां इन लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए संविधान लागू होने से 50 वर्ष तक की आरक्षण था जो न्यायोचित समझा जाता था। इस प्रकार दिसंबर 1999 में उसे 10 वर्ष तक कर दिया, फिर उनको 2020 तक कर दिया, फिर उनको 2030 तक कर दिया। इस प्रकार ये जो आरक्षण व्यवस्था चली आ रही है, ये आरक्षण व्यवस्था अब समूची व्यवस्था तथा आरक्षण व्यवस्था के परिणाम में विचार की आवश्यकता है। तथ्य यह है कि अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के छोटे वर्ग में आरक्षण का समस्त लाभ प्राप्त कर दिया और वे आज दलितों के बीच नए ब्राह्मण बन गए। अनुसूचित जातियों में जाटव, राजस्थान के अनुसूचित जनजातियों में मीणा की स्थिति ही है। ये नितांत अनुचित स्थिति है। आरक्षण की व्यवस्था का लाभ सामाजिक न्याय तथा समाजवादी समाज की स्थापना का वास्तविक रूप से प्राप्त किया जा सके। इस दृष्टि से विभिन्न राजनीतिक दलों, समाज के संप्रांत जनों द्वारा इस व्यवस्था में संशोधन के सुझाव क्या दिए। नंबर 1 था एक परिवार में केवल एक पीढ़ी को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। दूसरा था ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि एक परिवार में केवल एक ही व्यक्ति आरक्षण की सुविधा उठा सके। तीसरा ये था कि एक निश्चित समय सीमा से अधिक आय प्राप्त करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलना चाहिए। चौथा है कि आरक्षण की सुविधा सेवाओं में केवल प्रवेश के संबंध में ही होनी चाहिए, पदोन्नति के संबंध में नहीं होनी चाहिए। ये स्थिति थी हमारी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में आरक्षण की नीति। थैंक यू, धन्यवाद। आगे वाला जो टॉपिक है ये हम कल करेंगे, कल तक आप पढ़ते रहे। हमने जो टॉपिक किया आरक्षण की राजनीति, आरक्षण की राजनीति में 2 प्रावधानों की बात की हमने। एक की आंध्र भारतीय समुदाय से संबंधित विशेष प्रावधान और दूसरी हमने व्यवस्था की अनुसूचित जातियों जनजातियों से संबंधित विशेष प्रावधान। एक प्रावधान का हमने कल अध्ययन कर लिया था और दूसरे प्रावधान का आज हमने अध्ययन किया। उसमें प्रावधान से प्रावधान कौन से किए गए प्रतिनिधित्व संबंधित प्रावधान किए थे। सेवाओं में शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश संबंधी संरक्षण किया गया था। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की व्यवस्था की गई, जांच आयोग की नियुक्ति की गई, विशेष प्रबंध किए गए थे और विशेष उपबंध किए गए थे। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहे। अब जल्दी ही महाविद्यालय में ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएगी, इसलिए सभी विद्यार्थी कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए अपनी पूर्ण यूनिफॉर्म तथा गार्जियंस का संरक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करके ही महाविद्यालय में उपस्थित हुए। जब महाविद्यालय द्वारा आपको ऐसा मैसेज प्राप्त हो जाए कि महाविद्यालय में आपकी उपस्थिति रहेगी, ऑफलाइन क्लासें शुरू है। थैंक यू, धन्यवाद।